पूरे ईयर में करने क्या वाले हैं। अगर हम साइंस की बात करें आज की क्लास में, इस साइंस के अंदर देयर आर इन टोटल 13 चैप्टर्स। डू यू पीपल हैव योर एनसीईआरटीज? आप एक बार कंटेंट पेज खोल लीजिए। तो वी हैव 13 चैप्टर्स, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के हैं, कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं और कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के। तो 9th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बाइफर्केशन आप ऑलरेडी देख चुके हो। इफ आई आस्क यू कौन सा वाला बेटर लगता है? आउट। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी को पसंद नहीं आई? अभी तो 9th क्लास की केमिस्ट्री फिर भी इजी थी, 10th की उसी की कंपैरिजन में आगे हम लोग लेवल अप कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। ऑल दो 9th के जितने भी टॉपिक्स थे वो सबके सब 10th में नहीं आते हैं। हमने 8th क्लास में जितना कुछ पढ़ा था उसी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग इस ईयर करने वाले हैं। तो जो भी सीबीएसई की क्लासेस होती है वो प्रॉपर उसमें चलती है, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। मतलब जो आपने 7th में टॉपिक्स पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा और पढ़ा हमने 9th क्लास में, एंड ऐसे जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास में। बस अब 8th और 10th में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास साइंस के 3 अलग सिस्टम्स है जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। तो वैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिक्स, या कैसे वाले टॉपिक्स फिजिक्स के अंडर आते हैं? ह्यूमैनिटीज, न्यूमेरिकल्स, ओके। टॉपिक्स मतलब एग्जैक्टली अगर मुझे अभी हवा लग रही है, पंखे चल रहे हैं, हवा लग रही है, तो शुड आई कन्वर्टेड इनटू फिजिक्स बायो के अंदर बोलूं या केमिस्ट्री के अंदर बोलूं? व्हाई? अब हमने उसको फिजिक्स में क्यों चूज किया? व्हाई नॉट बायोलॉजी, व्हाई नॉट केमिस्ट्री? वेलोसिटी, यस। कौन डिसाइड कर रहा है? हाँ, मोशन हो रहा है, तो किसने डिसाइड करा कि वो फिजिक्स के अंदर आना चाहिए, नॉट अंडर केमिस्ट्री? चलो बताते हैं। अब साइंस क्या होती है? साइंस इज एवरीथिंग गोइंग ऑन अराउंड यू ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल एज वेल, और एज वेल एज जितना भी हम लोग देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो भी हमारी दुनिया में चल रहा है, हम चाहे नहीं भी देख पा रहे हैं, वो सब के सब किसके अंदर आती है? साइंस में। जिसके भी आगे एक वाई क्वेश्चन लग सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब समझ जाओ वो साइंस का पार्ट है। ठीक है। अब इसके अंदर 3 बाइफर्केशंस है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब जैसे मैंने बोला, जो चीजें मुझे दिख रही है मेरे आसपास, हवा आ रही है तो मेरे बाल उड़ रहे हैं, हवा आ रही है तो मुझे, मैं बोल रही हूँ तो मुझे प्यास लग रही है, किसी भी तरीके से जो भी हमारे आसपास चल रहा है कि ऐसी फिगर है, इसकी ऐसी शेप है, तो ऐसी शेप क्यों है, तो ये सब के सब जो हमारे आसपास चल रहा है वो किसके अंडर आ जाता है? फिजिक्स के अंदर। जो हमारे आसपास, जिसका हम लोग रीजनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में ग्रेविटी पढ़ा था, उसमें कि मैंने इसको फेंका तो ये नीचे क्यों आया, दैट वाज क्यों हो रहा है मेरे आसपास ये चीज, तो दैट इज ऑल अंडर फिजिक्स। फिर आ रही है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ। बायो बोले तो लाइफ, जो भी लिविंग बॉडीज है, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर कौन कौन आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, 8th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा, है ना। दूसरा हम मतलब एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में भी कुछ कुछ तो पढ़ी रखा है हमने, और ऐसे ही साथ के साथ प्लांट्स। जब हम लोग इनकी बात करते हैं, जब लिविंग बॉडीज की बात करते हैं, मतलब उसमें बायोलॉजी आ जाती है। अब आती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री होती है जब किसी बॉडी की हम लोग एकदम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में घुसने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर एटम्स है तो कैसे हैं, किस तरीके से अरेंज्ड है, उससे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बन रही है। तो केमिस्ट्री के अंदर यूजुअली हम लोग बच्चों को समझाने के लिए कह देते हैं कि जहां पर भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं वहां पे आती है हमारी केमिस्ट्री। जब हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स 9th क्लास में पढ़ा था, है ना, किसी चीज को हम मेटल की बोल रहे हैं, किसी चीज को हम एलिमेंट की बोल रहे हैं, किसी चीज को हम कंपाउंड की बोल रहे हैं, तो वहां पर सब में हम लोग घुसे थे कि किसके कैसे एटम है, एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, एटम ने अपने आप में एक पॉजिटिव आयन बनाया या नेगेटिव आयन बनाया, है ना, एटम अपने आप में किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हम कह रहे थे वो कंपाउंड बनाएगा, अगर वो बॉन्ड नहीं बना रहा है तो हम कहेंगे वो पक्की बात एलिमेंट में आएगा, और जो कभी बॉन्ड बना ही नहीं सकता हमने उसको बोल दिया था कि वो तो नोबल गैसेज होती है ना। तो ऐसी बातें जब हमने करी थी तब हम लोग उसको केमिस्ट्री के अंडर लेके आए थे। अब 10th क्लास में हम लोग पर्टिकुलरली अगर चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 इज इटसेल्फ सेज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में ये पूरा, अगर 10th के 80 मार्क्स के पेपर की बात करूं तो 5 नंबर का पेपर आता है, पर यही सबका बेस है। और इसके लिए क्लास 9th के वो जो लास्ट का एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीखा था, वो सब काम आएगा। जिसको दिक्कत थी कोई बात नहीं, हम दोबारा रिपीट करेंगे जब ये पूरा चैप्टर चल रहा होगा। ठीक है। वो 9th का इकलौता ऐसा पार्ट है जो 10th में काम आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको ये बेस क्लियर होगा क्लास 9 का, उसका केमिकल रिएक्शन का पार्ट भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें भी नाम वही से पता चल रहा है कि ये हम लोग एटम्स के बॉन्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, ये तीनों के तीनों चैप्टर उसके संभल जाएंगे, जिसका वो 9th का कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल फॉर्मूला बनाने का पार्ट क्लियर है। ये तीनों चैप्टर संभल जाएंगे। जब हम करने बैठेंगे तो हमें रियलाइज होगा जिसको एक आता है ना उसको बाकी तीनों भी आते हैं, मतलब बाकी दोनों भी आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, इसमें क्या आने वाली है? केमिकल रिएक्शंस।
जो केमिकल रिएक्शंस आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो वही इसमें भी यूज होगी किसी और टॉपिक के अंदर, वही इसमें भी यूज होगी किसी और टॉपिक के अंदर। तो वही मैंने बोला, अगर मैंने एक भी अच्छे से कर लिया तो शायद मुझे बाकी दोनों भी अपने आप से समझ में आ जाएंगे। और जिसको भी केमिस्ट्री से डर लगता है, ट्रस्ट मी, मैं उसका इतना अच्छा बेस बनाऊंगी कि यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट केमिस्ट्री। पर जो बच्चे आगे जाके साइंस लेने के मूड में हैं, उनके लिए भी ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वैसे आता है चौथा चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन के बारे में कुछ तो पढ़ा था हमने क्लास 9th में, कहां पढ़ा था? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ज्यादातर हमने नॉन मेटल्स के अंडर जब भी एग्जांपल दिए थे ना, कार्बन के दिए थे। अगर आपको एक सेक्शन याद हो जहां पर हमने स्टडी किया था व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स एंड व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड्स, अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन याद हो तो कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा हाईलाइट होता था कार्बन, क्योंकि कार्बन के बारे में क्या पढ़ा है हमने कि कार्बन ना बहुत अलग बिहेव करता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना, बाकी सारे नॉन मेटल से भी अगर हम लोग बात करें तो कार्बन बहुत अलग बिहेव करता है। इसलिए कार्बन को डेडिकेट करके पूरा एक चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगेन जो आगे 11th में साइंस लेना चाह रहा है उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर आपके कोई भी सीनियर्स है आपके आसपास, तो उन्होंने ज्यादातर सुना होगा, एक कहानी गाते रहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन एंड कंपाउंड्स, बस वो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम। जितने हमने 10th में पढ़े इट इज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन, 11th 12th में हम उसको और डीपली पढ़ने वाले हैं इफ वी टेक साइंस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन एंड कार्बन इज ऑल अबाउट कोवलेंट बॉन्डिंग्स। तो 9th क्लास में हमने फोकस किया था आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर, 10th क्लास में हम ज्यादा इस वाले चैप्टर में फोकस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर। यहां हम अभी भी आयनिक पे ही चलेंगे, मतलब अभी भी मेजॉरिटी पार्ट हमारा 9th से ही रिलेट कर रहा है। क्लियर हुई? तो केमिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। लॉजिक वही है, केमिकल रिएक्शन मतलब बॉन्ड बनाना, बॉन्ड समझते हो, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड ऐसे मेटल नॉन मेटल में भी प्रॉपर्टीज, हमने 8th क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जो जिनकी लिविंग साइंस होती थी उन्होंने थोड़ी बहुत केमिकल भी पढ़ ली थी। केमिकल प्रॉपर्टी बोले तो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने वैसे मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। 10th क्लास में हम उनकी केमिकल रिएक्शन ज्यादा करेंगे, और बहुत इजी होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखने में डरावनी लगती है पर होती बहुत आसान है। तो देयर आर 4 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 10th जो कि इंटर रिलेटेड है। शुरू के 3 चैप्टर्स काफी इंटर रिलेटेड है, चौथा सबसे अलग है पर बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, वो पूरी कसर पूरी कर देगा, जितना आप 3 में मेहनत करोगे उसमें 1 में हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो 5th चैप्टर है दैट इज ऑफ लाइट। अब लाइट हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, पर हमने ज्यादा पढ़ा है रिफ्लेक्शन। अगर सिर्फ एनसीईआरटीज को फोकस करूं तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमने प्लेन मिरर के बारे में बात करी है, प्लेन मिरर कैसी इमेजेस फॉर्म करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात हुई हुई है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हुई हुई है। पर अब 10th क्लास में हम लोग इसके 2 टॉपिक करेंगे, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का पार्ट जिन्होंने लिविंग साइंस करी है क्लास 8 के अंदर या कोई थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स करी है उन्होंने देखा होगा, अदरवाइज एनसीईआरटी में रिफ्रैक्शन वाज नॉट देयर इन क्लास 8, तो कंपैरेटिवली आपको नया लग सकता है। बट फिर भी अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन जो होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स करते हैं, ओपेक, और रिफ्रैक्शन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स करते हैं। यू नो द डिफरेंस बिटवीन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट पास हो सकती है, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है। ठीक है, थोड़े बहुत इसमें ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, रे डायग्राम्स भी आएंगे। कंपैरेटिवली ये सबसे लंबा चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारे सेक्शंस है अपने आप में। तो मोटा मोटा ये खुद हमें अकेला ही 1 महीना ले लेता है जब हम लोग इसको करने बैठते हैं थॉरली। फाइन, नेक्स्ट चैप्टर इसी का रिलेटेड है, ह्यूमन आई, जिसके अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन के थोड़े से और फंडे पढ़ने वाले हैं इन आवर डेली लाइफ। छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है विदाउट एनी न्यूमेरिकल्स। फाइन, फिर इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। अब फिर से वही बात जो हम लोग इस साल कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, ऑड और इवन पैटर्न चलता है सीबीएसई में, वही हम 12th में भी करने वाले हैं। तो ये लाइट का टॉपिक अगर पता हो तो 12th और 11th के अंदर 2 बुक्स हो जाती है, केमिस्ट्री की 2, फिजिक्स की 2, ऐसे चलती है। तो पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर एक पार्ट ऑफ 12th क्लास इज ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई, और दूसरा पार्ट इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो कि 10th क्लास में हम उसके थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो टर्म 1 में यूजुअली काफी स्कूल्स लाइट से स्टार्ट करते हैं, बट कुछ इक्का दुक्का स्कूल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से भी स्टार्ट कर देता है। तो यही दोनों सबसे लंबे चैप्टर्स है अगर हम लोग पूरी बात करें, उसमें से भी लाइट सबसे लंबा है क्योंकि अपने आप में 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो वी हैव 4 चैप्टर्स इन फिजिक्स। राइट, समझ आए इसमें हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। तो लाइट के बारे में हमने रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन पढ़नी है, उसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट है ह्यूमन आई का, कि हमारी डेली लाइफ में कैसे रिफ्रैक्शन हो रही है। और ऐसे फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज यू नो व्हाट आर इलेक्ट्रिक करंट्स, थोड़ा बहुत हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, पर उससे बहुत अलग है और इंटरेस्टिंग है। बस हाँ, क्योंकि अब फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही होंगे। सेम विद दिस ऑल्सो, इसमें भी न्यूमेरिकल्स भर भर के हैं। वहीं मैग्नेटिज्म बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है क्योंकि उन्होंने काट दिया।
काफी लंबा हुआ करता था, पर उन्होंने सीबीएसई ने काट दिए काफी टॉपिक्स, तो बचा ही कुछ नहीं हमारे पास। क्लियर है ये? बाकी के बचे 5 चैप्टर्स हमारे आते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहला आएगा आपका लाइफ प्रोसेसेस। अगेन ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है उन लोगों को जिनको बायो पसंद है। 9th क्लास की बायो जिसको पसंद आई या एटलीस्ट मैनेजेबल लगी, 10th क्लास तो और ईजी है। 9th क्लास में फिर भी कहती हूँ कि सारे चैप्टर मोटा मोटा एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हमने सेल के बारे में पढ़ा था, टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। हम ये जरूर कहते हैं कि सेल्स का ग्रुप जो होता है वो टिश्यू कहलाता है, पर जब हम पढ़ने बैठे तो वो सब कुछ ही अलग था, है ना। सेल का कोई भी पार्ट टिश्यू वाले चैप्टर में ना रिपीट हुआ ना यूज हुआ, है ना। और जो तीसरा चैप्टर हमारा जो फूड रिसोर्सेज वाला था वो तो एंटायरली डिफरेंट था। पर 10th क्लास की बायोलॉजी एकदम सीक्वेंस में चल रही होती है। लाइफ प्रोसेसेस मतलब ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं ब्रीद कर रही हूँ तो थोड़ा रेस्पिरेशन का पार्ट है, मेरी बॉडी में खाना खाया तो डाइजेशन भी चल रही होगी, एक्सक्रीशन का पार्ट है ना, रिप्रोडक्शन का एक सेक्शन हमारा होता है। राइट नाउ थॉट्स आर गोइंग ऑन इन माय माइंड एंड आई एम एबल टू वोकलाइज इट, मेरे हाथ चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। तो पूरी बॉडी में क्या क्या चलता है हम लोग उसमें सबका इंट्रोडक्शन लेने वाले क्लास 10 में, जिसमें से लाइफ प्रोसेसेस के अंदर एक हमारे पास न्यूट्रिशन बोले तो डाइजेशन का पार्ट है, दूसरा हमारा रेस्पिरेशन कैसे होती है, तीसरा सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, चौथा इज एक्सक्रीशन। तो ये 4 सेक्शन हम लोग पहले ही बायो के चैप्टर बोले तो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर उसको बस अलग सा नाम दे दिया है, काम यही हो रहा है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या बताया, बेसिकली हमारी बॉडी में जो मैसेजेस जा रहे हैं, तो अगर याद हो तो क्लास 9th में इंट्रोडक्शन आया था नर्व टिश्यू का, न्यूरॉन, वही आगे बढ़ने वाला है। उन्होंने इंट्रोड्यूस इसलिए करा था क्योंकि 10th क्लास में हमने उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन अगेन हमने 7th 8th क्लास के अंदर ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा है, सेक्सुअल भी करा है, तो मोटा मोटा उतना ही रिपीट होने वाला है। रिप्रोडक्शन में जिन्होंने लिविंग साइंस करी है तो वो 10th पढ़ के आए हैं, और जिन्होंने नहीं करी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उतना ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। एंड चौथा चैप्टर इज हेरिडिटी। यू नो व्हाट इज हेरिडिटी, कि हम अपने मम्मी पापा जैसे क्यों दिखते हैं, क्यों मेरी नाक मेरे दादाजी से मिलती है, क्यों मेरे सर के बाल मेरे पूर्वजों से मिलते हैं, तो वो सारा हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी के अंदर। क्रोमोसोम्स का नाम पढ़ा था हमने क्लास 9th में। क्रोमोसोम्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाने का काम करते हैं, है ना। तो वही आगे जाके हम और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। छोटे चैप्टर्स है फिर भी। और लास्ट हमारा सबसे अलग पर फिर भी आसान इन्वायरमेंट चैप्टर, जिसके अंदर फिर से वही सब चीजें आएंगी जो शायद बचपन में ईवीएस में कराई गई थी, कि लिविंग बॉडी क्या होती है, नॉन लिविंग बॉडी क्या होती है, हर्बीवोर एनिमल कौन से होते हैं, कार्निवोर एनिमल कौन से होते हैं, हम लोग इतने सारे फर्टिलाइजर्स खाते हैं तो हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, हम फूड चेन का अगर नाम सुना हो कि कौन किसको खा रहा है कौन किसको नहीं खा रहा है, वेस्ट कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, तो बचपन की क्लासेस जो ईवीएस में पढ़ा था वो उन्होंने कंबाइन करके इन्वायरमेंट में दे दिया, और वो भी बहुत छोटे लेवल पे, 5 मार्क्स का होता है ये पूरे सीबीएसई में। क्लियर? तो दीज आर द 13 चैप्टर्स जो हम लोग इस साल अपनी क्लास 10th के अंदर करने वाले हैं, और वो कैसे हमें आगे जाके थोड़ा बहुत हेल्प करने वाला है, थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको उसका भी दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो एज यूजुअल लास्ट क्लास में जो आए थे उनको पता होगा कि मैं इस तरीके से नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, जो कि अभी आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहे हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको प्रॉपर बुकलेट फॉर्म में मिल जाएंगे। थोड़ा सा रफली नए बच्चों के लिए बता रही हूँ कि हम लोग इन टोटल 7 बुक्स को कंप्लीट करते हैं जब हम लोग क्लास 10 को खत्म करेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा मांगती है, क्योंकि इस साल हमारा पेपर स्कूल नहीं बनाएगा, इस साल हमारा पेपर ऑब्वियसली सीबीएसई का बोर्ड बनाने वाला है। और वो कहते जरूर है कि एनसीईआरटी से पेपर आएगा, पर एनसीईआरटी को भी वो इस लेवल पे ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं कि बच्चा वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन से फेमिलियर हो सकते हो इन द ईयर, उतने ज्यादा क्वेश्चन से फेमिलियर हो, जिसमें रेफरेंस बुक्स काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वी विल कंप्लीट 7 बुक्स इन टोटल। एक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली, जो कि आपके स्कूल में भी फॉलो हो रही होगी। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, और 10th के 5-6 सब्जेक्ट्स में से साइंस ही बच्चों को सबसे टफ लगती है जब वो बोर्ड का पेपर देने जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बात तो एनसीईआरटी की कही जाती है कि एनसीईआरटी से पेपर आएगा और बच्चा एनसीईआरटी को थॉरली रीड कर लेता है, पर आज की डेट में जितने क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है, या फिर कितना डीपली उस क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन बना दिया जाता है, वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए वी आर डूइंग एक्स्ट्रा, जो कि हम कर सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं हम उतना ज्यादा करेंगे। तो एक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। साइंस की तैयारी करना फिर भी इजी है, मैथ्स में तो क्वेश्चंस की वैरायटी ही बहुत है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। साइंस में एटलीस्ट वी हैव द टॉपिक्स, और उसके बारे में हमारे 10th क्लास में कितना सिलेबस है, हमें इतना तक घुसना है, हमें उन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा के अपनी प्रैक्टिस करनी है, बस ये फायदा होता है, ठीक है। साइंस के अंदर आपको पढ़ना ईजी लगेगा, पेपर मुश्किल लगेगा। मैथ्स में आपको पढ़ना मुश्किल लगेगा, पर पेपर ईजी आने लग जाते हैं,
ठीक है, वो पेपर इजी फील होने लगता है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूजुअली आपके स्कूल में भी फॉलो होने वाली है। दूसरी होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर नाम सुना हो तो दिस इज अ वेरी गुड बुक। इसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो 9th क्लास थोड़ा अच्छे से पढ़ के गए हैं तो उनको हॉट्स क्वेश्चंस के बारे में पता होगा। ठीक है, तो हॉट्स क्वेश्चंस के अंदर वो लोग आपको हिंट देते हैं एंड यू हैव टू गेस व्हाट एलिमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट सब्सटेंस दे आर टॉकिंग अबाउट। तो उसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्पलर ने काफी प्रैक्टिस दे रखी है और उसी तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। ठीक है, तीसरा इज, अब ये दो बुक्स तो फिर भी आपके स्कूल कवर करवाते हैं। तीसरी बुक होती है लखमीर सिंह की। इसका भी नाम मोस्ट प्रोबेबली सुना ही होगा, काफी कॉमन बुक है। इसकी तीनों अलग बुक्स आती हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 9th की बायोलॉजी लखमीर सिंह ने नहीं लिखी थी, पर 10th वाली लखमीर सिंह ने ही लिखी है। तो उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस को जितना ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है उसमें दिया होता है। ठीक है, तो लखमीर सिंह मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेस्ट होते हैं हॉट्स क्वेश्चंस प्लस जो इसके एमसीक्यूज है। चौथी बुक होती है टुगेदर विद के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, जो कि काफी अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से हमें फेमिलियर करवा देते हैं। पांचवी बुक होती है दिशा पब्लिकेशंस। दिशा पब्लिकेशन में फाउंडेशन के नाम से एक बुक आती है। फाउंडेशन का मतलब होता है हम जितना पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जो बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह में जाने के प्लान में रहते हैं, इवन इन फ्यूचर में जिसको भी साइंस लेनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, वहां पर फाउंडेशन बहुत जरूरी होती है। तो हम लोग वो भी कवर करते हैं सो दैट हम लोग हर तरह से रेडी रहें। 30 बुक इज दिनेश पब्लिकेशन। जैसे लखमीर सिंह है मोटा मोटा वैसे ही बिल्कुल अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को इन्होंने टारगेट कर अच्छे क्वेश्चन इसमें से निकाल रखे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज जो हमारी सैंपल पेपर की PYQs होते हैं, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ अरिहंत के। तो ये 7 बुक्स बाय द एंड ऑफ द टाइम, जब तक हमारे बोर्ड्स होंगे, हमारे कवर हो चुके होंगे। इसके बाद एटलीस्ट जितना भी आपने 9th क्लास में स्कोर किया था उससे एटलीस्ट 15% तो आप ऊपर आराम से जा सकते हो, अगर आपने लग के इनको कर लिया। अब क्वेश्चन इज, ये 7 की 7 किताबें आपको खरीदनी नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिर्फ आपको लेनी होती है, वो भी स्कूल के लिए। यहाँ पर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे नोट्स उसी हिसाब से बने हुए हैं जिसके अंदर ये शुरुआत की 5 किताबें ऑलरेडी कंबाइंड है। ठीक है, जितना भी मेरा स्टडी मटेरियल बनेगा उसमें 5 किताबों का सारे क्वेश्चन बैंक, जितने भी क्वेश्चन थे हर टॉपिक रिलेटेड, हमने उसमें डाल रखे हैं। फाइन। रही बात दिनेश पब्लिकेशन की, ये बुक मैं खुद यहाँ पर देती हूँ जो कि हम एज अ होमवर्क करते हैं। तो दिनेश पब्लिकेशन आपके पैकेज में इंक्लूडेड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों। ये होमवर्क की तरह किया जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होंगे वैसे वैसे हम लोग दिनेश पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। कोई किताब रद्दी नहीं जानी चाहिए, सबके सब यूज होगा। और ये आपको यहीं से मिलती है बाय द एंड ऑफ द ईयर। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट के अंदर 10 ईयर्स आ जाती है लेटेस्ट, तब हम लोग इसको परचेज करके, मैं ही मतलब आपको दूंगी, पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है।